शर्लॉक होम्स के लिए वह हमेशा वह औरत रही है। मैंने उसे कभी किसी और नाम से उसका उल्लेख करते हुए नहीं सुना। उसकी नजरों में वह समस्त नारी जाति पर हावी और सबसे ऊपर थी। ऐसा नहीं था कि उसे आयरीन एडलर के लिए प्रेम जैसा कोई भाव था। सभी भावनाएं और विशेषकर यह भावना उसके ठंडे, सटीक लेकिन अद्भुत संतुलित मस्तिष्क को घृणास्पद थी। मुझे लगता है कि वह अब तक की सबसे परिपूर्ण तर्कशील और निरीक्षण करने वाली मशीन थी। लेकिन एक प्रेमी के रूप में वह स्वयं को एक झूठी स्थिति में पाता। उसने कभी कोमल भावनाओं की चर्चा नहीं की, सिवाय मजाक या व्यंग्य के। ये भावनाएं एक निरीक्षक के लिए तो उत्तम थीं, मनुष्यों की प्रेरणाओं और कार्यों के पीछे के पर्दे को हटाने के लिए बेहतरीन। लेकिन एक प्रशिक्षित तर्कशास्त्री के लिए अपने ही संवेदनशील और संतुलित स्वभाव में ऐसी भावनाओं को स्थान देना एक ऐसा विक्षेपक तत्व था जो उसकी सारी मानसिक प्रक्रियाओं को संदेहास्पद बना सकता था। जैसे किसी संवेदनशील यंत्र में धूल का कण या किसी उच्च गुणवत्ता वाले लेंस में दरार, ठीक वैसे ही उसकी प्रकृति में कोई तीव्र भावना भी विघ्न डालने वाली होती। फिर भी उसके लिए सिर्फ एक ही औरत थी, और वह थी स्वर्गवासी आयरीन एडलर, जिसकी स्मृति संदिग्ध और प्रश्नांकित है। हाल के दिनों में मैं होम्स से बहुत कम मिल पाया था। मेरी शादी ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। मेरी पूर्ण पारिवारिक प्रसन्नता और वे गृहस्थ जीवन के केंद्रित हित, जो एक पुरुष के अपने स्वयं के घर का स्वामी बनने पर उत्पन्न होते हैं, मेरे पूरे ध्यान को आकर्षित कर रहे थे। वहीं होम्स, जो अपने संपूर्ण बोहेमियन स्वभाव से समाज के हर रूप से घृणा करता था, बेकर स्ट्रीट के हमारे पुराने निवास में ही रहा, पुरानी किताबों में डूबा हुआ और हर सप्ताह कोकेन और महत्वाकांक्षा के बीच झूलता हुआ, नशे की सुस्ती और अपनी तीव्र प्रकृति की उग्र ऊर्जा के बीच संघर्ष करता हुआ। वह अब भी हमेशा की तरह अपराधों के अध्ययन से गहराई से आकर्षित था, और उसने अपनी अपार प्रतिभा और अद्वितीय निरीक्षण शक्ति को उन सुरागों की खोज और उन रहस्यों को सुलझाने में लगाया हुआ था जिन्हें सरकारी पुलिस असंभव मानकर छोड़ चुकी थी। समय समय पर मैं उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी पाता। ओडेसा में ट्रेपॉफ हत्याकांड की जांच में उसकी बुलाहट, त्रिंकोमाली में एटकिंसन भाइयों की विचित्र त्रासदी को सुलझाना, और अंततः हालैंड के शाही परिवार के लिए एक अत्यंत नाजुक लेकिन सफल मिशन का निष्पादन। इन कुछ गतिविधियों के अलावा, जो मैं भी बाकी अखबार पढ़ने वालों की तरह जानता था, मुझे अपने पुराने मित्र और साथी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। एक रात, यह 20 मार्च 1888 की बात है, मैं एक रोगी से मिलने की यात्रा से लौट रहा था, क्योंकि अब मैं फिर से नागरिक चिकित्सा में लौट आया था। जब मेरा रास्ता बेकर स्ट्रीट से होकर गुजरा, जब मैं उस परिचित दरवाजे के पास पहुंचा, जो मेरी स्मृतियों में हमेशा मेरे प्रेम प्रसंग और स्टडी इन स्कारलेट के अंधेरे घटनाक्रमों से जुड़ा रहेगा, तो मेरे मन में होम्स से मिलने और यह जानने की तीव्र इच्छा जागी कि वह अपनी असाधारण प्रतिभा का उपयोग अब कैसे कर रहा है। उसका कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने उसकी लंबी दुबली परछाई को अंधे पर्दे के सामने 2 बार गुजरते हुए देखा। वह कमरे में तेजी से और उत्सुकता से टहल रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। मैं, जो उसके हर भाव और आदत से परिचित था, उसके हाव भाव से ही समझ गया वह फिर किसी काम में जुटा हुआ है। वह नशे की दुनिया से बाहर निकल आया था और किसी नई समस्या की गंध पकड़ चुका था। मैंने घंटी बजाई और मुझे उस कमरे में ले जाया कि गया, जो पहले कभी मेरा भी हिस्सा हुआ करता था। उसका व्यवहार बहुत गर्मजोशी भरा नहीं था, वैसा वह शायद ही कभी होता था, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे देखकर खुश हुआ। बिना ज्यादा कुछ कहे, लेकिन एक दोस्ताना नजर के साथ, उसने मुझे एक आराम कुर्सी की ओर इशारा किया, सिगार का डिब्बा मेरी ओर फेंका और कोने में रखे शराब के केस और गैसोजीन की ओर इशारा किया। फिर वह आग के सामने खड़ा हो गया और अपनी विशिष्ट आत्ममुग्ध शैली में मुझे देखने लगा। विवाह तुम्हें रास आ रहा है, उसने टिप्पणी की। मुझे लगता है, वॉटसन, कि जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है,
तुम 7.5 पाउंड वजन बढ़ा चुके हो। 7, मैंने उत्तर दिया। दरअसल मुझे लगा था कुछ ज्यादा ही। थोड़ा सा और, मुझे लगता है, वॉटसन। और फिर से अभ्यास में लग गए हो। मैं देख रहा हूं। तुमने तो नहीं बताया था कि फिर से पेशे में लौटने वाले हो। फिर तुमने यह कैसे जाना? मैंने देखा और निष्कर्ष निकाला। और मैं यह भी जानता हूं कि हाल ही में तुम बहुत भीग चुके हो और तुम्हारे पास एक बेहद लापरवाह और अनाधी नौकरानी है। मेरे प्यारे होम्स, मैंने कहा, यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर तुम कुछ शताब्दी पहले जन्मे होते तो जरूर तुम्हें जला दिया गया होता। यह सच है कि गुरुवार को मैं गांव की सैर पर गया था और बहुत बुरी हालत में घर लौटा, लेकिन मैंने तो अपने कपड़े बदल लिए थे। तुमने यह कैसे जाना? और जहां तक मेरी नौकरानी मैरी जेन की बात है, वह तो सचमुच सुधारने लायक नहीं है और मेरी पत्नी ने उसे निकालने का नोटिस दे दिया है। लेकिन यह भी तुमने कैसे जाना? वह खुद से मुस्कुराया और अपनी लंबी घबराई हुई उंगलियां रगड़ते हुए बोला, यह तो बहुत आसान है। उसने कहा, मेरी आंखों ने देखा कि तुम्हारे बाएं जूते के अंदर की तरफ, जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर 6 लगभग समानांतर खरोंचे हैं। स्पष्ट है कि ये किसी ने बहुत लापरवाही से जूते की किनारी से जमी हुई कीचड़ हटाने के प्रयास में की होंगी। इस प्रकार मैंने यह दोहरा निष्कर्ष निकाला, एक, कि तुम खराब मौसम में बाहर थे, और दूसरा, कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खतरनाक किस्म की लंदन की नौकरानी है जो जूते की बुरी दुर्गति करती है। जहां तक तुम्हारे फिर से चिकित्सा में आने की बात है, अगर कोई सज्जन मेरे कमरे में आयोडोफॉर्म की गंध के साथ प्रवेश करे, उसके दाएं हाथ की तर्जनी पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान हो और उसकी टोपी के दाहिने हिस्से में उभार हो जहां उसने स्टेथोस्कोप छुपा रखा हो, तो अगर मैं उसे डॉक्टर न मानूं तो मैं सचमुच मूर्ख ही कहलाऊंगा। मैं उसकी सरलता पर हंसे बिना न रह सका जिससे वह अपने निष्कर्षों की व्याख्या करता था। जब मैं तुम्हें अपनी वजहें बताते हुए सुनता हूं, मैंने कहा, तो मुझे यह सब इतना आसान लगता है कि जैसे मैं खुद भी कर सकता हूं। लेकिन हर बार जब तुम विश्लेषण करते हो, मैं चकित रह जाता हूं, जब तक कि तुम पूरी प्रक्रिया समझा ना दो। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी आंखें भी तुम्हारी जितनी ही अच्छी हैं। बिल्कुल, उसने कहा, सिगरेट सुलगाते हुए और खुद को एक आराम कुर्सी में डालते हुए। तुम देखते हो, लेकिन निरीक्षण नहीं करते। यही फर्क है। उदाहरण के लिए, तुमने अक्सर उन सीढ़ियों को देखा होगा जो हॉल से इस कमरे तक आती हैं। अक्सर? कितनी बार? खैर, सैकड़ों बार। तो फिर कितनी सीढ़ियां हैं? कितनी? मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, तुमने निरीक्षण नहीं किया, लेकिन देखा जरूर है। यही तो मेरी बात है। अब मैं जानता हूं कि वहां 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है और निरीक्षण भी किया है। वैसे, चूंकि तुम्हें इन छोटे छोटे रहस्यों में रुचि है और तुम मेरे कुछ मामूली अनुभवों को कलमबद्ध करने की कृपा करते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें यह रुचिकर लगे। उसने टेबल पर पड़े गाढ़े गुलाबी रंग के एक नोटपैड का कागज मेरी ओर फेंका। यह पिछली डाक से आया है, उसने कहा। जोर से पढ़ो। वह नोट बिना तारीख के था और न ही उसमें किसी का नाम या पता लिखा था। आज रात ठीक 8 बजे 15 मिनट पर, पत्र में लिखा था, एक सज्जन आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में परामर्श हेतु आएंगे। यूरोप के एक शाही घराने के लिए आपके हालिया कार्यों ने यह साबित किया है कि आप उन मामलों में भी भरोसे के लायक हैं जिनका महत्व अत्यधिक है। इस विषय में आपके बारे में हमें हर ओर से यही जानकारी मिली है। कृपया उस समय अपने कक्ष में रहें, और यदि आपका आगंतुक मुखौटा पहनकर आए तो बुरा न माने। यह तो सचमुच रहस्यपूर्ण है, मैंने कहा। तुम्हारा क्या अनुमान है कि इसका क्या अर्थ है? मेरे पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, होम्स ने उत्तर दिया। तथ्य के बिना अनुमान लगाना एक गंभीर भूल होती है। अनजाने में हम तथ्यों को सिद्धांतों के अनुरूप ढालने लगते हैं, जबकि हमें सिद्धांतों को तथ्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। लेकिन पत्र को ही देखो। क्या तुम इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो? मैंने ध्यानपूर्वक उस लेख और कागज का निरीक्षण किया जिस पर वह लिखा गया था। यह व्यक्ति,
जिसने यह लिखा है संभवतः संपन्न है। मैंने होम्स की शैली की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कागज आधे क्राउन से कम में नहीं मिलेगा। यह विशेष रूप से मजबूत और कठोर है। विशेष, यह शब्द बिल्कुल उपयुक्त है, होम्स ने कहा। यह अंग्रेजी कागज तो बिल्कुल नहीं है। इसे रोशनी की ओर उठाओ। मैंने वैसा ही किया और देखा कि उसमें कागज की बनावट में एक बड़ा ई, एक छोटा जी, फिर पी और एक बड़ा जी, जिसमें छोटा टी बुनाई में उकेरा गया था। इसका क्या अर्थ है? होम्स ने पूछा। निर्माता का नाम या उसका मोनोग्राम होगा? बिल्कुल नहीं। जी के साथ छोटा टी जेसोसाइटी का संक्षिप्त रूप है, जो जर्मन में कंपनी के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे हमारे यहाँ कंपनी होता है। पी का अर्थ है पेपर। अब देखते हैं इग का क्या मतलब हो सकता है। जरा हमारा कॉन्टिनेंटल गजेटियर निकालते हैं। उसने अपनी शेल्फ से एक भारी भूरी जिल्द निकाली। एग्लो, एग्लोनिट्स, लो, ये रहा एग्रिया। ये बोहेमिया में एक जर्मन भाषी क्षेत्र है, कार्ल्सबैड से ज्यादा दूर नहीं। यह स्थान वॉलेंस्टीन की मृत्यु के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ कई कांच की फैक्ट्रियां और कागज की मिलें हैं। हाँ हाँ, मेरे दोस्त, अब क्या कहते हो? उसकी आंखें चमक उठीं और सिगरेट से नीले धुएं का एक विजयी बादल उठने लगा। यह कागज बोहेमिया का बना हुआ है, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक। और जिसने यह पत्र लिखा है वह जर्मन है। देखो, इस वाक्य की रचना कितनी अनोखी है। दिस अकाउंट ऑफ यू वी हैव फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स रिसीव्ड। न तो कोई फ्रांसीसी और न ही कोई रूसी व्यक्ति इस तरह लिख सकता है। केवल जर्मन ही अपने क्रियाओं वर्ब्स के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। अब हमें बस यह पता लगाना है कि वह जर्मन व्यक्ति जो बोहेमियन कागज पर लिखता है और जो अपने चेहरे को छिपाना पसंद करता है, वास्तव में चाहता क्या है। और यदि मैं गलत नहीं हूं, तो वही अब आने वाला है जो हमारे सभी संदेहों का समाधान करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, घोड़ों के खुरों की तेज आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट गली में सुनाई दी और फिर दरवाजे की घंटी जोर से बजी। होम्स ने सीटी बजाई। जोड़ी है, आवाज से साफ है, उसने कहा। फिर खिड़की से झांकते हुए बोला, एक सुंदर सा ब्रूहम और एकदम शानदार जोड़ी के घोड़े, कम से कम 150 गिनी प्रति घोड़ा। इस मामले में पैसे तो हैं, वॉटसन। अगर और कुछ न भी हो, मुझे लगता है मुझे अब चल देना चाहिए, होम्स। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, आप यहीं रहें। बिना मेरे बासवेल के तो मैं अधूरा हूं, और यह तो रोचक लग रहा है। इसे चूकना दुर्भाग्य होगा। लेकिन आपका ग्राहक, उसकी चिंता मत करो। हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े या उसे ही। लो, वह आ ही गया। उस आर्म चेयर में बैठ जाओ डॉक्टर, और ध्यान से सुनो। बाहर सीढ़ियों और गलियारे में सुनाई दे रही भारी धीमी पदचाप अब दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। दरवाजे पर जोर से और अधिकारपूर्ण दस्तक हुई। अंदर आइए, होम्स ने कहा। एक आदमी अंदर आया, जिसकी लंबाई कम से कम 6 फुट 6 इंच रही होगी। उसकी छाती और अंग प्रत्यंग किसी हरक्यूलिस जैसे थे। उसका वस्त्र इतना भड़कीला था कि इंग्लैंड में उसे खराब स्वाद की निशानी समझा जाता। उसके डबल ब्रेस्टेड कोट की बाहों और सामने के हिस्सों पर मोटे अस्ट्राखान के पट्टे लगे थे। उसके कंधों पर पड़ी गहरी नीली क्लोक के अंदर की तरफ ज्वालामुखी जैसे रंग का रेशमी अस्त्र था, और उसकी गर्दन पर एक ब्रोच से बंधा था, जिसमें एक चमकता हुआ बैरल जड़ा था। उसके जूते पिंडली के आधे तक जाते थे और ऊपरी किनारे पर गहरे भूरे फर से सजे थे। कुल मिलाकर उसकी पूरी वेशभूषा एक बर्बर वैभव का आभास देती थी। उसने हाथ में एक चौड़ी किनारी वाली टोपी पकड़ी हुई थी और चेहरे के ऊपरी हिस्से पर, गालों से नीचे तक, एक काली मुखौटा पट्टी, वाइजर्ड मास्क, पहनी हुई थी, जिसे उसने जैसे ही अभी पहना हो, क्योंकि उसका हाथ अब भी उस पर था जब वह अंदर आया। चेहरे के निचले हिस्से से वह एक दृढ़ चरित्र वाला पुरुष प्रतीत हो रहा था, जिसकी मोटी और लटकती हुई होंठ और सीधी लंबी ठुड्डी थी, जो जितकी हद तक दृढ़ निश्चय का संकेत देती थी। क्या आपको मेरा पत्र मिला? उसने भारी खुरदुरी आवाज और गहरे जर्मन लहजे में पूछा। मैंने कहा था कि मैं मिलने आऊंगा।
उसने हम दोनों की ओर देखा, जैसे तय नहीं कर पा रहा हो कि किससे बोले। कृपया बैठिए, होम्स ने कहा। यह मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन हैं, जो कभी-कभी मेरी मदद करने की कृपा करते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं किससे बात कर रहा हूं। आप मुझे काउंट वन क्रैम कह सकते हैं, एक बोहेमियन रईस। मुझे विश्वास है कि यह सज्जन, आपके मित्र, एक सम्माननीय और विवेकशील व्यक्ति हैं, जिन पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में विश्वास कर सकता हूं। यदि ऐसा ना हो, तो मैं अकेले में आपसे बात करना पसंद करूंगा। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन होम्स ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे कुर्सी पर वापस बैठा दिया। या तो दोनों, या कोई नहीं, उसने कहा। आप इस सज्जन के सामने वही कह सकते हैं जो मेरे सामने। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए। तो मुझे शुरुआत करनी होगी, उसने कहा। आप दोनों को 2 वर्षों तक पूर्ण गोपनीयता का वचन देकर। उस समय के बाद यह मामला महत्वहीन हो जाएगा, परंतु फिलहाल इतना कहना पर्याप्त है कि इसका प्रभाव यूरोपीय इतिहास पर पड़ सकता है। मैं वादा करता हूं, होम्स ने कहा। मैं भी, मैंने कहा। आप इस मुखौटे को क्षमा करें, हमारे विचित्र आगंतुक ने आगे कहा। जिस सम्माननीय व्यक्ति की ओर से मैं आया हूं, वह चाहता है कि उसका प्रतिनिधि आपके लिए अज्ञात रहे, और मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिस उपाधि से मैंने खुद को अब भी परिचित कराया है, वह वास्तव में मेरी नहीं है। मैं यह जानता था, होम्स ने रूखे स्वर में कहा। परिस्थितियां अत्यंत नाजुक हैं, और एक विशाल घोटाले की संभावना को दबाने के लिए हर एहतियात बरतना आवश्यक है, जो यूरोप के एक शाही परिवार को गंभीर रूप से बदनाम कर सकता है। सीधी बात कहें तो यह मामला बोहेमिया के वंशानुगत राजा ऑर्मस्टीन घराने से जुड़ा है। मुझे इस बात की जानकारी थी, होम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए और आंखें बंद करते हुए। हमारे आगंतुक ने उस व्यक्ति की शिथिल और लापरवाह मुद्रा को देखकर कुछ हैरानी के साथ देखा, जिसके बारे में निश्चित रूप से उन्हें यूरोप का सबसे तीव्र विचारक और सक्रिय एजेंट बताया गया था। होम्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने विशाल काय ग्राहक की ओर अधीरता से देखा। यदि महाराज कृपया अपने मामले को स्पष्ट करें, उन्होंने कहा, तो मैं आपको बेहतर सलाह दे सकूंगा। वह व्यक्ति अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। फिर एक निराशाजनक इशारे के साथ उसने अपने चेहरे से नकाब खींचकर जमीन पर फेंक दिया। आप सही हैं, उसने चिल्लाया। मैं ही राजा हूं। मुझे इसे छुपाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? वास्तव में क्यों? होम्स ने धीमे स्वर में कहा। महाराज ने कुछ कहे बिना ही मैं समझ गया था कि मैं विल्हेल्म गोट्सराइच सिगिस्मंड वॉन ओनर्मस्टीन, कैसलफेल्स्टीन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के वंशानुगत राजा से बात कर रहा हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं, हमारे अजीबोगरीब आगंतुक ने फिर से बैठते हुए और अपने ऊंचे गोरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं ऐसे मामलों को आमतौर पर अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटाता, लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील था कि मैं इसे किसी एजेंट को सौंपता तो वह मुझे अपने नियंत्रण में ले सकता था। मैंने आपसे परामर्श करने के लिए प्राग से गुप्त रूप से यात्रा की है, तो कृपया परामर्श कीजिए। होम्स ने फिर से आंखें बंद करते हुए कहा। मामला संक्षेप में यह है, लगभग 5 वर्ष पहले वारसो में एक लंबी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक प्रसिद्ध साहसी महिला आयरीन एडलर से हुई। यह नाम शायद आपको परिचित होगा। डॉक्टर, कृपया मेरे सूची में उसका नाम खोजिए, होम्स ने बिना आंखें खोले बड़बड़ाया। वर्षों से उसने पुरुषों और घटनाओं से संबंधित सभी जानकारियों की एक सूची तैयार की हुई थी, जिससे किसी भी विषय या व्यक्ति पर वह तुरंत जानकारी दे सकता था। इस मामले में मुझे उसका जीवन वृत्त एक यहूदी रब्बी और एक स्टाफ कमांडर के बीच में मिला, जिसने गहरे समुद्र की मछलियों पर एक लेख लिखा था। देखें तो, होम्स ने कहा, हम न्यू जर्सी में जन्म 1858 में, कॉन्ट्राल्टो, हम ला स्काला, हम वारसो के इंपीरियल ओपेरा की प्राइमा डोना, हाँ, ओपेरा से संन्यास, हाँ, अब लंदन में निवास। बिल्कुल, जैसा मैं समझता हूं, महाराज इस युवती के साथ उलझ गए थे और आपने उसे कुछ पत्र लिखे थे।
ब्लैकमेलिंग या किसी और मकसद से वह इसकी असलियत कैसे साबित कर सकती है? लिखावट है। ऊं, ऊं, नकली। मेरे निजी नोट पेपर पर। चोरी किया गया। मेरी अपनी मुहर। नकल की गई। मेरी फोटोग्राफ। खरीदी गई। हम दोनों उस फोटोग्राफ में थे। ओह हे भगवान, ये तो बहुत बुरा है। आपके महाराज ने सचमुच एक गलती कर दी है। मैं पागल था। उन्मत्त। आपने खुद को गंभीर रूप से संकट में डाल दिया है। तब मैं केवल युवराज था। मैं जवान था। अब मैं सिर्फ 30 का हूं। इसे वापस लाना होगा। हमने कोशिश की और असफल रहे। महाराज को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसे खरीदना होगा। वह नहीं बेचेगी। तो फिर चोरी किया जाए। 5 कोशिशें की गईं। 2 बार मेरे भेजे चोरों ने उसका घर छाना। एक बार जब वह यात्रा कर रही थी, हमने उसका सामान बदल दिया। 2 बार उसे रास्ते में रोका गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कोई सुराग नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। होल्म्स हंसे। यह तो बड़ा सुंदर सा मामला है, उन्होंने कहा, पर मेरे लिए यह बहुत गंभीर है। राजा ने शिकायत से कहा। निस्संदेह। और वह उस फोटोग्राफ का क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना। पर कैसे? मैं विवाह करने वाला हूं। मैंने सुना है क्लोटिल्डे लॉथमैन वॉन सेक्स मेनिंजन से, जो स्कैंडिनेविया के राजा की दूसरी पुत्री हैं। आप उनके परिवार के सख्त नियमों को जानते होंगे। वह खुद संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। मेरे आचरण पर जरा सा भी संदेह हुआ तो यह रिश्ता टूट जाएगा। और आयरीन एडलर, वह धमकी दे रही है कि वह फोटोग्राफ उन्हें भेज देगी, और वह ऐसा करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह ऐसा करेगी। आप उसे नहीं जानते, लेकिन उसकी आत्मा लोहे की है। उसका चेहरा सबसे सुंदर स्त्री जैसा है, और दिमाग सबसे दृढ़ पुरुष जैसा। अगर मैं किसी और से विवाह करूं, तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक। आपको यकीन है कि उसने अब तक वह नहीं भेजी है? मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वह उसे उस दिन भेजेगी जिस दिन सगाई की सार्वजनिक घोषणा होगी। वह सोमवार है। ओह, तो हमारे पास अभी 3 दिन हैं, होल्म्स ने ऊबते हुए कहा। यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी कुछ और महत्वपूर्ण काम देखने हैं। महाराज फिलहाल लंदन में ही रहेंगे? बिल्कुल। आप मुझे लैंगहैम में काउंट वॉन क्राम के नाम से पाएंगे। तो मैं आपको पत्र लिख दूंगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कृपया ऐसा करें। मैं बहुत चिंतित रहूंगा। तो पैसों की बात करें। आपको पूरी आजादी है। पूरी तरह। मैं कहता हूं कि उस फोटोग्राफ को पाने के लिए मैं अपने राज्य का एक प्रांत भी दे दूंगा। और अभी के खर्चों के लिए? राजा ने अपने क्लोक के नीचे से एक भारी चमड़े का बैग निकाला और मेज पर रखा। यहां 300 पाउंड सोने में और 700 नोटों में हैं, उन्होंने कहा। होल्म्स ने अपनी नोटबुक की एक शीट पर रसीद लिखी और उसे थमा दी। और मैडमोजेल का पता? उन्होंने पूछा। ब्रायनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन वुड। होल्म्स ने इसे नोट कर लिया। एक और सवाल, उन्होंने कहा। क्या वो फोटो कैबिनेट साइज की थी? थी। तो फिर शुभ रात्रि महाराज। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपके लिए कुछ अच्छी खबर होगी। और शुभ रात्रि वॉटसन, उन्होंने जोड़ा, जब शाही ब्रॉगम के पहिए सड़क पर गूंजते हुए दूर चले गए। अगर आप कल दोपहर 3 बजे पधारें, तो मैं इस छोटे से मामले पर आपसे बात करना चाहूंगा। 3 बजे ठीक मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा, लेकिन हॉल्म्स अब तक वापस नहीं आए थे। मकान मालकिन ने बताया कि वे सुबह 8 बजे के थोड़ी देर बाद ही निकल गए थे। फिर भी मैं आग के पास बैठ गया, यह सोचकर कि चाहे जितनी देर लगे, मैं उनका इंतजार करूंगा। मैं इस जांच में पहले से ही गहरी रुचि लेने लगा था, क्योंकि हालांकि इसमें उन 2 अपराधों जैसी भयानक और अजीब बातें नहीं थीं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, फिर भी इस मामले की प्रकृति और उसके ग्राहक की उच्च स्थिति ने इसे एक अलग ही महत्व दे दिया था। वास्तव में जांच की प्रकृति से अलग मेरे मित्र की किसी स्थिति को पकड़ने की माहिरी और उसकी तीव्र पैनी तर्क शक्ति को देखना मेरे लिए हमेशा आनंददायक होता था। मैं उसके काम करने के उस तेज और सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित था, जिससे वह सबसे उलझे हुए रहस्यों को भी सुलझा देता था।
मैं उसके लगातार मिलते रहने वाले सफल परिणामों का इतना आदी हो चुका था कि उसके असफल होने की संभावना मेरे मन में कभी नहीं आती थी। लगभग 4 बजने वाले थे जब दरवाजा खुला और एक नशे में दिखने वाला अस्त व्यस्त नौकर, उलझे बालों वाला, साइड बर्न्स वाला, सूजी हुई लाल चेहरा और गंदे कपड़ों में कमरे में दाखिल हुआ। जैसे कि मैं अपने मित्र की वेशभूषा बदलने की अद्भुत क्षमता का आदी था, फिर भी मुझे 3 बार ध्यान से देखना पड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वही है। एक इशारे के साथ वह बेडरूम में चला गया और 5 मिनट बाद पुराने अंदाज में एक टवीड सूट पहने सम्मानजनक रूप में बाहर आया। अपनी जेबों में हाथ डालकर वह आग के सामने बैठ गया, अपने पैर फैला दिए और कई मिनटों तक जोर से हंसता रहा। अरे वाह! वह चिल्लाया और फिर से हंसी में डूब गया, यहां तक कि उसे कुर्सी पर पीठ टेक कर लेटना पड़ा, थका और लाचार। क्या हुआ? यह तो बहुत मजेदार है। मुझे यकीन है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैंने अपनी सुबह कैसे बिताई या मैंने क्या किया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद तुम मिस आइरीन एडलर की आदतों को या उनके घर को देख रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जो हुआ वो काफी असामान्य था। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं निकला। मैं आज सुबह 8 बजे के थोड़ी ही देर बाद घर से निकला, एक बेरोजगार घुड़साल कर्मचारी के वेश में। घुड़सवारी से जुड़े लोगों में अद्भुत सहानुभूति और भाईचारा होता है। बस उनमें से एक बन जाओ, फिर सब कुछ जान लोगे जो जानने लायक है। मैं जल्दी ही ब्रायनी लॉज पहुंच गया। यह एक सुंदर छोटा सा विला है, जिसके पीछे एक बगीचा है, लेकिन सामने की ओर सड़क से सटा हुआ है। 2 मंजिल का। दरवाजे पर जब लॉक लगा है। दाईं ओर एक बड़ा बैठक कमरा है, अच्छी तरह सजा हुआ, जिसमें लंबी खिड़कियां हैं जो लगभग जमीन तक आती हैं और उन पर बेहद बेवकूफाना अंग्रेजी ताले लगे हैं, जिन्हें कोई बच्चा भी खोल सकता है। पीछे की तरफ कुछ खास नहीं था, बस इतना कि पिछली गली में बने अस्तबल की छत से एक खिड़की तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। मैंने घर के चारों ओर चक्कर लगाकर हर कोण से अच्छी तरह जांचा, लेकिन इसके अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिर मैं सड़क पर टहलने लगा और जैसा मैंने अनुमान लगाया था, मुझे एक गली में अस्तबल एमईडब्ल्यूएस मिला, जो बगीचे की एक दीवार के साथ साथ नीचे की ओर जाता था। मैंने अस्तबल के कर्मचारियों की मदद की उनके घोड़ों को साफ करने में, और बदले में मुझे 2 पैसे, आधा आधा बियर का गिलास, 2 पाइप भरने लायक तंबाकू और मिस एडलर के बारे में वो सारी जानकारी मिली जिसकी मुझे जरूरत थी, और उन आधा दर्जन लोगों की भी जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जिनकी जीवनी मुझे मजबूरी में सुननी पड़ी। और आयरीन एडलर के बारे में मैंने पूछा। ओह, उसने वहां के सारे मर्दों को दीवाना बना रखा है। वह इस धरती पर टोपी के नीचे की सबसे नाजुक चीज है, ऐसा कहते हैं सरपेंटाइन म्यूज के सभी लोग। वह शांतिपूर्वक रहती है, संगीत कार्यक्रमों में गाती है, हर दिन शाम 5 बजे बाहर जाती है और 7 बजे समय पर लौटती है रात के खाने के लिए। इसके अलावा शायद ही कभी बाहर जाती है, सिवाय जब वह गाती है। उसके पास केवल एक पुरुष मेहमान आता है, लेकिन वह अक्सर आता है। वह गहरे रंग का, हैंडसम और आकर्षक व्यक्ति है। वह दिन में कम से कम एक बार आता है और अक्सर 2 बार। वह मिस्टर गॉडफ्री नॉर्टन है, इनर टेम्पल के। एक टैक्सी वाले को विश्वास पात्र बनाने के फायदे देख रहे हो? उन्होंने उसे दर्जनों बार सरपेंटाइन म्यूज से घर छोड़ा है और उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जब मैंने वो सब सुन लिया जो वे बता सकते थे, मैं ब्रायनी लॉज के पास फिर से चहलकदमी करने लगा और अपनी रणनीति के बारे में सोचने लगा। ये गॉडफ्री नॉर्टन इस मामले में स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण किरदार था। वह वकील था। यह कुछ गंभीर संकेत दे रहा था। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था और उसके बार बार आने का उद्देश्य क्या था? क्या वह उसका मुवक्किल था, दोस्त या प्रेमी? अगर वह उसका मुवक्किल था तो शायद तस्वीर उसने उसके पास सौंप दी हो। अगर प्रेमी था तो संभावना कम थी। इस सवाल के उत्तर पर यह निर्भर था कि मुझे ब्रायनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या टेम्पल में उस सज्जन के चैम्बर की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह एक नाजुक बिंदु था
और इसने मेरी जांच का दायरा बढ़ा दिया। मुझे डर है कि मैं तुम्हें इन बातों से बोर कर रहा हूँ, लेकिन यदि तुम्हें हालात समझने हैं, तो मैं तुम्हें अपनी छोटी-छोटी मुश्किलें दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं अभी भी इस पूरे मामले पर विचार कर ही रहा था कि एक हैंडसम कैब ब्रायनी लॉज के सामने आकर रुकी और एक सज्जन उसमें से उतरे। वह असाधारण रूप से सुंदर पुरुष था। गहरा रंग, तीखी नाक और मूंछें। निश्चित ही वही व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने सुना था। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। कैब वाले को चिल्लाकर कहा कि इंतजार करे और नौकरानी को लगभग धकेलता हुआ अंदर चला गया, जैसे कि वह वहीं का रहने वाला हो। वह घर में करीब आधा घंटा रहा और मैं उसे बैठक की खिड़कियों से कभी-कभी झांकते हुए देख सकता था। वह बेचैनी से टहल रहा था, उत्साह में बातें कर रहा था और अपने हाथ हवा में लहरा रहा था। उसकी, आयरीन, एक झलक भी मुझे नहीं मिली। थोड़ी देर में वह बाहर आया, पहले से भी अधिक घबराया हुआ दिख रहा था। कैब में चढ़ते हुए उसने जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और बड़े ध्यान से उसे देखा। शैतान की तरह दौड़ाओ, वह चिल्लाया। पहले रीजेंट स्ट्रीट के ग्रॉस एंड हैंकी की दुकान पर, फिर एजवेयर रोड के सेंट मोनिका चर्च पर। अगर 20 मिनट में पहुंचा दिए तो आधा गिनी दूंगा। वे निकल पड़े और मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए या नहीं, कि उसी समय गली में एक छोटा साफ सुथरा लैंडो आया। कोचवान की कोट आदि बंद थी, टाई कान के नीचे अटकी हुई थी और हार्नेस की सारी पट्टियां बकल से बाहर निकली हुई थीं। गाड़ी अभी रुकी ही थी कि वह, आयरीन, हाल का दरवाजा खोलती हुई निकली और सीधे उस लैंडो में जा बैठी। मैं बस एक झलक देख पाया, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी पुरुष उसके लिए मर मिटे। सेंट मोनिका चर्च, जॉन, वह चिल्लाई, और अगर 20 मिनट में पहुंचा दिए तो आधा सोवरेन मिलेगा। यह तो बहुत शानदार मौका था, वॉटसन, जिसे गंवाना नहीं चाहिए था। मैं सोच ही रहा था कि दौड़ लगाऊं या उसकी गाड़ी के पीछे चुपके से बैठ जाऊं। तभी एक और कैब उस गली में आ गई। ड्राइवर ने मेरे जैसे फटे हाल को 2 बार देखा, लेकिन मैंने उससे कुछ कहने से पहले ही कैब में छलांग मार दी। सेंट मोनिका चर्च, मैंने कहा, और अगर 20 मिनट में पहुंचा दिया तो आधा सोवरेन तुम्हारा। घड़ी में 12 बजने में 25 मिनट बाकी थे और जाहिर था कि क्या होने वाला था। मेरा केबी बहुत तेज चला। शायद मैंने कभी इतनी तेज सवारी नहीं की थी, लेकिन वे लोग मुझसे पहले पहुंच चुके थे। जब मैं चर्च पहुंचा तो कैब और लैंडो दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके घोड़े पसीने से भीगे हुए थे। मैंने किराया चुकाया और चर्च में घुस गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वे दो जिन्हें मैंने फॉलो किया था, और एक पुजारी जो चोगा पहने हुए था और लगता था उनसे कुछ कह रहा था। वे तीनों वेदी के सामने आपस में सटे खड़े थे। मैं साइड से धीरे धीरे चलता हुआ ऐसे गया जैसे कोई भी आम आदमी जो यूं ही चर्च में आ निकला हो। अचानक मेरी हैरानी के लिए वे तीनों एक साथ मेरी ओर मुड़े और गॉडफ्री नॉर्टन मेरी ओर दौड़ते हुए आया। भगवान का शुक्र है, वह चिल्लाया, तुम ठीक हो, आओ आओ। क्या हुआ, मैंने पूछा। आओ दोस्त, आओ, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, नहीं तो यह वैध, कानूनी नहीं होगा। मुझे आधी आधे खींचकर वेदी की ओर ले जाया गया और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं कान में फुसफुसाई गई प्रतिपुष्टियां खुद खुद दोहरा रहा हूं। ऐसी बातों की गारंटी दे रहा हूं जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, और आमतौर पर आयरीन एडलर, स्पिंस्टर, को गोडफ्रे नॉर्टन, एवॉक से पक्के बंधन में बांधने में मदद कर रहा हूं। यह सब एक पल में हो गया और एक ओर सज्जन मेरी ओर धन्यवाद कर रहे थे, दूसरी ओर महिला, जबकि पादरी मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। यह मेरे जीवन में अब तक की सबसे हास्यास्पद स्थिति थी और यही ख्याल अभी मुझे हंसने पर छोड़ दिखाया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी विवाह लाइसेंस में कुछ औपचारिकता छूटी थी, कि पादरी ने किसी गवाह के बिना उन्हें शादी करना सख्त मना कर दिया था और मेरी सौभाग्यपूर्ण उपस्थिति ने वर को उस स्थिति से बचा लिया कि उसे थर्ड मैन की तलाश में एस को पर निकलना पड़ता। दुल्हन ने मुझे एक सोवरेन सिक्का दिया
और मैं इसे उस अवसर की याद में अपनी घड़ी की चेन पर पहनने का मन बना चुका हूं। यह वाकई एक बहुत अप्रत्याशित मौद्दा है, मैंने कहा। और फिर क्या हुआ? खैर, मुझे लगा कि मेरी योजनाएं बहुत बुरी तरह जोखिम में हैं। ऐसा लगने लगा कि यह योद्धा तुरंत ही रवाना हो सकता है और तब मुझे बहुत त्वरित और कड़े कदम उठाने पर देंगे। परंतु चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए। वह टेम्पल की ओर लौट गया और वह अपने घर की ओर। मैं हमेशा की तरह 5 बजे पार्क में ड्राइव पर आऊंगी, उसने विदा होते समय कहा। मैंने और कुछ नहीं सुना। वे अलग अलग दिशा में चले गए और मैं अपनी व्यवस्था करने चला गया। जो क्या थी? कुछ ठंडी बीफ और एक गिलास बियर, उसने कहा, घंटी बजाते हुए। मैं खाने के बारे में सोचने के लिए बहुत व्यस्त रहा हूं और आज शाम और भी ज्यादा व्यस्त रहने वाला हूं। वैसे डॉक्टर, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं प्रसन्नता से तैयार हूं। आप कानून तोड़ने में आपत्ति नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। न ही गिरफ्तारी का खतरा उठाने में। एक अच्छे काम के लिए तो नहीं। ओह, यह कार्य अत्युत्तम है। तो मैं आपका आदमी हूं। मुझे यकीन था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। पर आप क्या चाहते हैं? जब मिसेस टर्नर ट्रे लेकर आएंगी, तब मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा। अब, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने हमारी लैंडलेडी द्वारा परोसे गए साधारण भोजन की ओर भूख से देखा, मुझे इसे खाते हुए ही चर्चा करनी होगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी लगभग 5 बज गए हैं। 2 घंटे में हमें क्रियाविधि स्थल पर होना है। मिस आयरीन, या कहें मैडम, 7 बजे अपनी ड्राइव से लौटेंगी। हमें ब्रायनी लॉज पर उनका इंतजार करना है। और फिर वह सब मैं संभाल लूंगा। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि क्या होना है। केवल एक बात पर मुझे जोर देना है। आप किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समझे? मुझे तटस्थ रहना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। शायद थोड़ी बहुत अप्रियता होगी, उसमें शामिल मत होना। अंततः मुझे घर के अंदर ले जाया जाएगा। 4-5 मिनट बाद बैठक कक्ष की खिड़की खुलेगी। आप खुद को उस खुले खिड़की के पास तैनात करेंगे। जी, आपको मुझे देखना है, क्योंकि मैं आपके लिए दिखूंगा। जी। और जब मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा, तो आप मेरे द्वारा दिए गए पदार्थ को कमरे में फेंक देंगे और एक ही समय में आग लगी चीख भी लगाएंगे। समझे? पूरी तरह, पूरी तरह। यह कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है, उन्होंने कहा, जेब से एक लंबे सीग्र के आकार का रोल निकालते हुए। यह एक साधारण प्लंबर का धूम्र रॉकेट है, दोनों सिरों पर कैप लगा हुआ, जिससे यह आत्म प्रज्वलित होता है। आपका काम बस इतना है। जब आप आग लगी चीखेंगे, तो कई लोग इस पर ध्यान देंगे। फिर आप गली के अंत तक जा सकते हैं और मैं आपके साथ दोबारा जुड़ जाऊंगा। आप सुन रहे थे ड्रीम एफएम। इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा।